हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का हमारे जीवा क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी पुरस्कार की सीरीज़ चल रही थी। पुरस्कार की सीरीज़ में सबसे पहले हमने पढ़ाया था नोबेल पुरस्कार। उसके बाद हमने पढ़ाया था नोबेल पुरस्कार के बाद भारत रत्न पुरस्कार। भारत रत्न पुरस्कार के बाद आज हम पढ़ेंगे पद्म पुरस्कार। जब हम भारत रत्न पुरस्कार पढ़ा रहे थे उस टाइम पे हमने बताया था पद्म पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1954 ईस्वी में, लेकिन पहली बार प्रदान किया गया था 1955 ईस्वी में। और इसके बाद ये भी बताया था 1955 ईस्वी में कि पद्म पुरस्कार को 3 कैटेगरी में विभाजित कर दिया गया था। तो सबसे पहले आज हम हेडिंग लिखेंगे पद्म पुरस्कार। जनवरी 1954 ईस्वी में घोषणा की गई थी कि पद्म पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसके बाद 1955 ईस्वी में पहली बार प्रदान किया गया था। जब पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया था तो इसको पद्म फर्स्ट, पद्म सेकेंड और पद्म थर्ड इस रूप में प्रदान किया गया था। जब पहली बार प्रदान किया गया था तब उसको पद्म फर्स्ट, पद्म सेकेंड, पद्म थर्ड, इसमें पद्म विभूषण था। पद्म विभूषण फर्स्ट, इसमें पद्म विभूषण सेकेंड, इसमें पद्म विभूषण थर्ड। इस रूप में इसको इन 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। लेकिन 1955 ईस्वी में ही इसको क्या कर दिया गया कि इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया कि पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण और तीसरा पद्मश्री। लेकिन जब पहली बार प्रदान किया गया था पद्म पुरस्कार तो उसको पद्म विभूषण फर्स्ट, पद्म विभूषण सेकेंड, पद्म विभूषण थर्ड, इन 3 कैटेगरियों में वितरण किया गया था। पद्म पुरस्कार को 3 कैटेगरियों में वितरण किया गया था। लेकिन उसके बाद सरकार ने निर्णय लिया कि इसको हम इन 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। पहली कैटेगरी पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण और इसके बाद थर्ड पद्मश्री। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार है। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण। दूसरे नंबर पे आता है पद्म विभूषण। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है पद्म भूषण। और फोर्थ नंबर पे आता है पद्मश्री। इस प्रकार इसका क्रम याद रखना। इसके बाद इसको हम रब करते हैं, आगे पढ़ेंगे। पद्म विभूषण सबसे पहले पढ़ेंगे पद्म विभूषण। पद्म विभूषण अवार्ड अभी तक 314 लोगों को टोटल प्रदान किया गया है, जिसमें से 18 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, जिसमें से 21 लोग ऐसे हैं जो विदेशी हैं। अभी तक 2019 तक, अभी तक मतलब 2020 काउंट किया जाएगा। 2019 का अवार्ड 2020 में, जनवरी 2020 में प्रदान किया गया। तो 2020 तक 314 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है, जिसमें से 18 लोगों को मरने के बाद, और उसमें से 314 में 21 लोग ऐसे हैं जो विदेशी हैं। जैसे हमने बताया था भारत रत्न अवार्ड, भारत रत्न 2 लोगों को प्रदान किया गया था। 2 लोग कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान के, और दूसरे थे
नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के। इसमें से इम्पोर्टेंट जो सबसे पहले जिनको भारत का पहला पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था, उसमें से कौन कौन से लोग थे, तो उनमें नाम लिख लेते हैं। पहले थे सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस। दूसरे थे नंदलाल बोस। तीसरे थे जाकिर हुसैन। चौथे थे बीजी खेर। पांचवें थे जिग्मे दोरजी वांगचुक। जिग्मे दोरजी वांगचुक। दिए तो और लोग हो गए थे, लेकिन जो कुछ प्रमुख लोग थे उनके हमने नाम लिखा है। सत्येंद्र नाथ बोस, इनको फिजिक्स के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था, इसलिए इनको सत्येंद्र नाथ बोस को भारत का पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था। इसके बाद थे नंदलाल बोस। नंदलाल बोस ने भारत के संविधान में जो प्रस्तावना लिखी गई है, यह भारत के संविधान की ओरिजिनल कॉपी थी। उसमें बैकग्राउंड जो आउटर लाइन बनाई जाती है और डिजाइनिंग की जाती है, उस डिजाइनिंग का काम इन्होंने किया था, इसलिए इनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था। जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति थे। बीजी खेर ये अंग्रेजों के टाइम पे अच्छे अधिकारी के रूप में इन्होंने काम किया था। जिग्मे दोरजी ये भूटान के किंग थे, इसका आंसर इनको दिया गया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं पद्म भूषण, इसको रख किया जा रहा है। पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया था? 314 लोगों को, जिसमें से 18 लोग को मरने के बाद 21 लोग ऐसे थे जो देश के नहीं थे, विदेशी थे। बस इसमें इतना याद रखना है, इसके आगे अभी पढ़ना है। इसमें पद्म विभूषण में 2019 यानी 2020 में 2019 का अवार्ड 2020 में मिला था। 2019 का पद्म विभूषण किसको दिया गया है? जिसमें थे, नाम लिख लीजिए, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, मैरी कॉम, जॉर्ज फर्नांडिस। दो 2020 में 4 लोगों को, ये 4 प्रमुख लोग हैं जिनको 2020 में पद्म विभूषण अवार्ड दिए गए हैं। अरुण जेटली एनडीए के गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर थे। सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी। एमसी मैरी कॉम, इन्होंने ओलंपिक में अवार्ड जीता था, बॉक्सर थी। जॉर्ज फर्नांडिस, ये लोकसभा राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं, डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। इन 4 लोगों को 2019 का अवार्ड दिया गया था पद्म विभूषण। एमसी मैरी कॉम को पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण तीनों अवार्ड दिए थे। सबसे पहले 2003 में मिला था, इसके बाद 2013 में मिला, इसके बाद 2020 में। 2003 में पद्मश्री मिला था, ये भूषण मिला था। 2013 में पद्म भूषण मिला था और विभूषण मिला। 2020 में पद्म विभूषण, 2013 में पद्म भूषण और 2003 में पद्मश्री। इसके पहले मैंने बताया था पद्म विभूषण, इसके पहले मैंने बताया था कि पद्म विभूषण अवार्ड 314 लोगों को दिया गया था, जिसमें से गलती से मैंने अभी लिख दिया था 18, जबकि वो था कितना? 16। और मरने के 21 लोग ऐसे थे जो विदेशी थे, विदेशी नागरिक थे जिन्हें अवार्ड दिया गया था। इसको रफ किया जा रहा है। इसके बाद पढ़ते हैं पद्म भूषण। पद्म भूषण अवार्ड अभी तक 1254 लोगों को टोटल दिया जा चुका है, यानी कि 2020 तक 1254 लोगों को पद्म भूषण अवार्ड दिया जा चुका है। इसमें इतना ही पढ़ना। पद्मश्री में
3,123 लोगों को अभी तक प्रदान किया जा चुका है। 2020 तक 3,123 लोगों को पद्म श्री अवार्ड दिया जा चुका है, जबकि पद्म भूषण अवार्ड 1254 लोगों को, जबकि पद्म विभूषण अवार्ड 314 लोगों को। इसके बारे में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र की शुरुआत 26 जनवरी 1950 ईस्वी को की गई थी। परमवीर चक्र दिए जाने की स्थापना या घोषणा 26 जनवरी 1950 को ही कर दी गई थी। परमवीर चक्र ऐसे सैनिकों को दिया जाता है जो देश की सीमा या देश के बाहर की सीमा कहीं पर भी रहते हुए अपने दुश्मनों के सामने बहुत साहस भरा काम किया हो। अपने दुश्मनों के सामने सैनिकों ने बहुत साहस भरा काम किया हो, इसलिए ऐसे लोगों को परमवीर चक्र दिया जाता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको परमवीर चक्र मिलता है। अभी तक कुल 21 लोगों को परमवीर चक्र प्रदान किया जा चुका है, जिनमें से एक थे सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल। सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल ये 16 वर्ष की उम्र में जब 16 वर्ष के थे तो एनडीए में इन्होंने सिलेक्ट हुए थे। एनडीए में सिलेक्शन के बाद ये वहीं पुणे के खड़गवासला में इनकी ट्रेनिंग शुरू हुई, और इसके बाद 3 साल की ट्रेनिंग करने के बाद IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी में इनको फिर से ट्रेनिंग करने गए। एनडीए में सिलेक्शन होने के बाद वहाँ इनकी पूरी ट्रेनिंग होने के बाद फिर वहाँ से IMA गए। वहाँ पर इनकी 2 साल या 2.5 साल की समथिंग ट्रेनिंग होती। जब वहाँ ट्रेनिंग से पास आउट हुए तो इनको सेकेंड लेफ्टिनेंट की डिग्री दी गई। इसके बाद महज ये 16 वर्ष के थे तब ये एनडीए में सिलेक्ट हो गए थे। जब ये 16 वर्ष के थे तब ये एनडीए में सिलेक्ट हो गए। इसके बाद ये इनकी ज्वाइनिंग जून 1971 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद इनकी ज्वाइनिंग जून 1971 ईस्वी में हुई थी, और 6 माह तक इन्होंने आर्मी में ज्वाइन किया था। 6 माह तक इन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी। जब इनकी ज्वाइनिंग हुई तो 17 जिस यूनिट में इनकी ज्वाइनिंग हुई थी उस यूनिट का नाम था 17 पूना हॉर्स। इनकी यूनिट का नाम था। जिस यूनिट में इनकी ज्वाइनिंग हुई थी 1971 ईस्वी में 1971 जून में हुई थी इनकी ज्वाइनिंग। तो जिस यूनिट का नाम था उसका नाम, जिसमें इनकी ज्वाइनिंग हुई थी उसका नाम था 17 पूना हॉर्स। इसके बाद 1971 ईस्वी में ये युद्ध के लिए गए थे। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तो उस युद्ध में गए थे ये। जब ये 17 पूना हॉर्स ज्वाइनिंग किए थे उस टाइम पे इनकी ट्रेनिंग जितनी भी हुई थी, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के भी 6 महीने बचे हुए थे। तब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। उसकी सूचना इनको मिली कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होना है। तो 15 अगस्त की बात है। 15 अगस्त जब इनको सूचना मिली तो 14 अगस्त था। 14 अगस्त को इनको सूचना मिली थी। इसके बाद ये अपने अधिकारी से, अपने कमांडर से, जो भी इनका अधिकारी था उनसे बोलते हैं कि मुझे भारत के और पाकिस्तान के युद्ध में जाना है। जबकि उनकी ट्रेनिंग के लिए अभी 6 महीने बचे हुए थे। इनकी ट्रेनिंग में जो अभी ट्रेनिंग चल रही थी उस टाइम पे इनकी टैंक होते हैं ना, टैंक की ट्रेनिंग इनकी चल रही थी। उस टाइम पे टैंक की ट्रेनिंग के दौरान ही ये सूचना मिली कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया है।
तो ये इतने उत्साहित हुए, अरुण क्षेत्रपाल इतने उत्साहित हुए कि ये चले गए अपने अधिकारी से बोलने कि मुझे भारत और पाकिस्तान के युद्ध में शामिल होना है, मुझे युद्ध करने जाना है। तो इनके अधिकारी ने बोला कि आप कमांडर से मैं आपका नाम केवल आगे बढ़ा सकता हूँ, बात आपको करनी होगी, तो आप अपने कमांडर से बात कीजिए। इन्होंने जाके कमांडर से बोला कि सर, वहाँ कमांडर के पास गए और कमांडर से बोलते सर मैं अरुण क्षेत्रपाल, सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल। तो उनका कमांडर बोलता है कि तो मैं क्या करूं। कमांडर तो ऐसे ही बोलते हैं जोर से, तो बोलते हैं मैं क्या करूं। बोलता है सर कि मुझे भारत पाकिस्तान के युद्ध में जाना है। तो बोले बेटा अभी तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है, आप ट्रेनिंग अभी कंप्लीट कर लो, इसके बाद कभी मौका मिलेगा तब जाना, लेकिन अभी नहीं जा सकते। तो ये बोले सर कि मुझे पता नहीं कब दोबारा मौका मिलता है, पता नहीं मुझे कब दोबारा मौका मिलता है, मुझे अभी जाना। ये अपनी बात मनवा लिए उस कमांडर से। तो कमांडर इनको भेजने के लिए राज़ी हो गए, फिर इनको भेजे। जब पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था 1971 में, तो इनको भेजे, मगर इनको रिजर्व फोर्स के रूप में इनको रखा गया। इनके साथ में दो और लड़के थे जिनको इनके साथ में भेजा गया था, और इनके साथ में सैनिक की टुकड़ी थी, तीनों के साथ में अलग अलग टुकड़ी थी। ये टैंक लेकर के गए थे और इनके पीछे टुकड़ी थी, और इनको रिजर्व के रूप में कहीं एक जगह रख दिया गया था। लेकिन जैसे इनके आगे सैनिक चले गए, इनको रिजर्व के रूप में रखा गया था, इनके सैनिक आगे चले गए थे युद्ध के लिए। तो वहाँ से मैसेज आता है कि पाकिस्तानियों ने पूरी तैयारी करके रखे हैं युद्ध के लिए, हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं किसी भी टाइम, तो हमें बैक सपोर्ट की ज़रूरत है। तब ये अरुण क्षेत्रपाल और इसके दो साथी अपने टैंक लेकर के इनके साथ में और भी थे, मगर अरुण क्षेत्रपाल और दो साथी जो युवा थे, ये अपने टैंक लेकर के और अपने सैनिक टुकड़ी लेकर के आगे बढ़े। 15 अगस्त की बात है, इनको सूचना मिलती है कि जल्दी से जल्दी टैंक और सैनिक हमको सपोर्ट चाहिए। मगर इनका टैंक उबड़ खाबड़ होने की वजह से इनका टैंक फंस गया था बीच रास्ते में इनका टैंक फंस गया, जिसमें से केवल 3 ही टैंक जा पहुँचे वहाँ पर। और सुबह होते ही 16 तारीख को सुबह होते ही ये वहाँ पर युद्ध में शामिल हो गए। और युद्ध करते जो इनके 2 सैनिक थे, 3 सैनिक सॉरी, इनके 2 जो साथी थे, एक साथी की इनके जो टैंक में गन थी वो गन खराब हो गई, इस कारण से मारा गया, वो टैंक इनका खराब उड़ गया। दूसरा था उसमें आग लग गई थी, दूसरा जो था उसमें ना पाकिस्तानियों ने गोला दाग दिया था, वो भी फूट गया। बचा एक जिसमें अरुण क्षेत्रपाल था। अरुण क्षेत्रपाल के टैंक में भी ऐसा ही कुछ हुआ कि पीछे आग लग गई। तो इनका जो टैंक के अंदर जो जितने भी लोग होते हैं, कुल 4 लोग होते हैं टैंक के अंदर, जो सिग्नल या बात करता है टैंक में ऊपर, तो उन्होंने बताया कि सर हमारे टैंक में आग लग गई। तो ऊपर से ऑर्डर आता है कि आप टैंक से कूद जाओ। तो अरुण क्षेत्रपाल कहता है कि नहीं सर, मैं टैंक से नहीं कूदूँगा, मैं अपने दुश्मनों का सामना करूँगा, और इन्होंने टैंक से नहीं कूदा। फिर बाद में ऊपर से ऑर्डर और आता है कि आप कुछ भी हो जाए टैंक से बाहर निकल जाओ, बाहर कूद जाओ, क्योंकि आग लग गई है और टैंक फूट जाएगा। तो इस कारण से इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मना कर दिया कि मैं कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूँगा, युद्ध में पीछे नहीं हटूँगा। और इसके बाद अपने साथी को बोलते हैं कि जो वायर लगी है वायर को तोड़ दो, जिससे कि ऊपर से ना कमांड आएगी ना हम उनको जवाब दे पाएंगे, और किसी कमांड ना सुनेंगे, ना किसी का ऑर्डर सुनेंगे, ना हमको उनके हिसाब से काम करना, बस युद्ध में हमको आगे बढ़ते जाना है। फिर एक जगह ऐसा आया कि जहाँ पर अकेले ये रहे, बाकी इनके सैनिक सभी पीछे चले गए, ब्लास्ट हो गए तो सब मर गए, कुछ लोग बचे अकेले। जा कर के यहाँ पर ये लोग भी, ये अकेले बचे, ये भी सामने वहाँ पर चले गए। जो इनका जो ब्रिगेडियर जो इनको मारा था उसका नाम हुसैन करके था कुछ। इसके बाद राबी की सहायक, जहाँ पर ये युद्ध हुआ था पाकिस्तान में थी वो, तो एक नदी थी राबी की एक सहायक नदी थी कोई, उसके पास में हुआ था, जहाँ पर इनको वीरगति प्राप्ति हुई थी। इनके पिता के दोस्त थे। जब इसके बाद एक्सपायर हो गए, इनका एक्सपायर हुए थे ये 16 अगस्त को एक्सपायर हो गए थे।
1971 में। इसके बाद इनको 17 अगस्त को दहन संस्कार कर दिया गया था। और जा कर के कहाँ इनको 26 अगस्त को जाकर के इनके घर वालों को सूचना दी गई थी कि आपका बेटा शहीद हो गया है। पिताजी, इनके पिताजी भी थे ब्रिगेडियर थे, इनके दादा ब्रिगेडियर थे। तो वैसे इनका बेटा जो अरुण क्षेत्रपाल थे ये भी ब्रिगेडियर थे। इसके बाद जब इनकी मृत्यु हो गई, इनके बेटे की, लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल की मृत्यु हो गई, तो इनके पिताजी भी ब्रिगेडियर थे। जब इनके पिताजी 2001 में रिटायर होते हैं तो ये कहते हैं कि मैं जहाँ मैं जन्म लिया हूँ उस जगह को एक बार मैं देखना चाहता हूँ। तो रिटायर होने के बाद यहाँ से ऑर्डर मिला, इनको परमिशन मिली। इनके एक दोस्त थे, इनके दोस्त का दोस्त जो, 1 मिनट के लिए पानी पी के आता हूँ ज़रा। इनके पिता लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल के पिता का नाम था ML क्षेत्रपाल। ये ब्रिगेडियर थे। इनके पिता का नाम था ML क्षेत्रपाल। इनके पिता ब्रिगेडियर थे। जब 2001 में रिटायर हुए, इनके पिता जब 2001 में रिटायर होते हैं तो भारत सरकार से बोलते हैं कि मैं जिस जगह मैं जन्मा हूँ पाकिस्तान वो जगह पाकिस्तान थी। जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था तो ये भारत और पाकिस्तान एक साथ था। जिस जगह जन्मे थे भारत के बंटवारे के पास, वो हिस्सा कहाँ चला गया? पाकिस्तान। तो ये लोग भारत के बंटवारे के बाद वहाँ से उठ के कहाँ आ गए? भारत आ गए। तो इनका कहना था ML क्षेत्रपाल का कि मैं जिस जगह में पैदा हुआ हूँ, एक बार मरते मरते मैं चाहता हूँ कि मैं उस जगह दोबारा जाऊँ। तो भारत सरकार ने इनको बोला ठीक है अब जा सकते हैं। तो इनका एक फ्रेंड था, इनके ML क्षेत्रपाल के फ्रेंड का एक फ्रेंड था, और वो भी थे, उनका नाम था ब्रिगेडियर मोहम्मद नासिर। उनका नाम था ब्रिगेडियर मोहम्मद नासिर। ब्रिगेडियर मोहम्मद नासिर ये इनके जो ML क्षेत्रपाल थे, इनके फ्रेंड का ये फ्रेंड था। तो इन्होंने बताया कि मुझे पाकिस्तान जाना है, मैं अपने जगह जाना चाहता हूँ। तो इन्होंने बोला कि मेरा एक फ्रेंड है, वो तुम्हारी सहायता करेंगे, ये लाहौर में मिलेंगे। तो ये जब यहाँ से बैठ के लाहौर एयरपोर्ट पे गए तो ये ब्रिगेडियर मोहम्मद नासिर इनसे मिलते हैं। ये ब्रिगेडियर मोहम्मद नासिर इनके गाइड और इनकी रक्षा, मतलब सब कुछ करते हैं, ये इनकी देखभाल करते हैं। तो इनको ये ब्रिगेडियर नासिर जो है क्षेत्रपाल को इनके गांव पहुंचाए, पूरी सुविधा के साथ, पूरी सेफ्टी के साथ इनको गाइड किए। इसके बाद ये 2-3 दिन तक अपने घर पे रहे, अपने गांव में 2-3 दिन तक रुके अपने रिश्तेदारों के यहाँ, क्योंकि ये तो वहाँ से अकेले उठ के आ गए थे। बाद में इनके रिश्तेदार, आस पड़ोस, सगे संबंधी तो वहीं रहे, तो उनके पास 2-3 दिन तक रुके। इसके बाद इन्होंने कहा कि जब मैं वापस भारत के लिए होऊंगा तब ब्रिगेडियर मोहम्मद नासिर तुम्हारे पास रुकूंगा। इसके बाद जब वापस हुए तो 2-3 दिन तक इनके यहाँ रुके। ये मोहम्मद नासिर जो थे, इनकी बहुत तारीफ़ किए, बहुत इनकी देखभाल की, बहुत इनको मान सम्मान दिए, बहुत इज्जत दिए। लेकिन जाते जिस दिन जाना था, 2 दिन के बाद तीसरे दिन जब जाना था, तो ब्रिगेडियर मोहम्मद नासिर कहते हैं कि मुझे एक बात आपसे पूछनी थी, एक बात आपसे कहनी थी। तो ये बोलते हैं कि मैं आपसे बहुत दिन से बात करना चाहता था, मिल के बात करना चाहता था। तो बोलते हैं कि मैं तो आपको जानता भी नहीं, फिर ऐसा कैसे सोचते थे। तो इन्होंने बोला कि जो भारत पाकिस्तान का युद्ध 1971 में हुआ था, उस युद्ध में जो जवान था वो लड़का मारा गया था 21 साल का। ब्रिगेडियर जो अरुण क्षेत्रपाल थे ना, इनकी उम्र मात्र 21 साल थी। जब एक्सपायर हुए इनकी उम्र मात्र 21 साल थी। तो ये बोले कि जो 21 साल का वो जवान टैंक में मारा गया था, वो उसके बारे में मुझे बात करनी थी।
तो ये बोलते हैं कि वो मेरा लड़का था। तो बोले कि माफ़ करना उस लड़के की मौत का कारण मैं हूँ। माफ़ करना उस लड़के की मौत का कारण मैं हूँ। क्यों? क्योंकि आखिरी गोली उस लड़के को मैंने दागी थी, जिस कारण से उस लड़के की डेथ हुई। लेकिन मैं ऐसे वीर सपूतों को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि वो 21 साल का नौजवान अकेले पाकिस्तान की आर्मियों को धूल चटा दिया था। और ऐसे पेरेंट्स को मैं नमन करता हूँ जिन्होंने अपने बच्चे को अपने बच्चे को ऐसा पाला पोसा, उसको ऐसी शिक्षा दी, उसको आगे बढ़ाया, जिस कारण से वो आज यहाँ तक पहुँचाया। तो बस इतना ही ये कह रहे थे। और इनको इससे बोले तो ये बहुत दुखी हुए कि बताओ, जिन्होंने इतने दिन तक मेरी आवभगत की, आज वही व्यक्ति मेरे को बता रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे की क्या मौत का कारण हूँ। लेकिन ये भी ब्रिगेडियर थे और ये भी ब्रिगेडियर थे, तो दोनों समझते थे, इस बात को समझते थे कि ये आर्मी में, ये अपने देश के लिए आर्मी में लड़ रहा था, और ये मेरा बेटा अपने देश की आर्मी के लिए लड़ रहा था, अपने आर्मी की तरफ से अपने देश के लिए लड़ रहा था। और उनकी जगह ब्रिगेडियर नासिर की जगह मैं होता और मेरे बेटे की जगह उनका बेटा होता, तो वही काम मैं भी करता, उनके बेटे को मैं भी मार देता। क्यों? अपने देश के लिए लड़ रहा था। इसके बाद ये वापस आ जाते हैं, इनकी स्टोरी ख़त्म। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।